करता हूं। हमारे साथ अभी जनाब चांद मोहम्मद जी हैं, जो दिल्ली से चलकर अंबिकापुर आए हुए हैं और कुछ मुहिम को लेकर के अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। इनसे हम खास बात करेंगे और बातचीत में निकलेगा कुछ ऐसा जो आप सोच नहीं सकते। सर, सबसे पहले तो अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली से चलकर अंबिकापुर आने का क्या प्रयोजन था सर? अंबिकापुर आने का अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मुल्की सतह पे मुसलमानों की समाजी कैडरवेज तंजीम है और आज सरगुजा संभाग का ये कार्यक्रम था और जिसमें अलग अलग ज़िलों के पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। और इस कार्यक्रम के ज़रिए ख़ासतौर से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर काम कर रहा है, उन बुनियादी मुद्दों को लेकर आज के इस संभाग स्तरीय कार्यकर्ता प्रबोधन मीटिंग में चर्चा की गई। और आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो पिछले 3 दशक से लगातार कहा जाए उनके मस्जिदों को जमींदोज करने की साजिशें की जा रही है। भारत के मुख्तलिफ़ इलाकों में आए दिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, कभी फ़र्जी लब जिहाद के नाम पर, कभी फ़र्जी गौकसी के नाम पर। और पार्लियामेंट में भारत के आइन को नज़रअंदाज करके जिस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं, हम उन तमाम कानूनों का मजम्मत करते हैं, उसका मुखालफत करते हैं जो भारत के आइन के ख़िलाफ़ जाकर बनाए जा रहे हैं। और हालिया दिनों में अभी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 उसका जीता जागता उदाहरण है, जो संविधान के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल जो है 26 का वायलेंस करता है। उसे इग्नोर करके पार्लियामेंट के अंदर जो है बीजेपी ने कानून बनाया, तो जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो हम भारत में ऐसे किसी भी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है जो भारत के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो। और चाहे इस देश में सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी अगर जजमेंट देती है, अगर संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाकर अगर कोई जजमेंट देते हैं, तो हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ हम देश भर में आवाज़ उठाएंगे और संघर्ष करेंगे। तो ये जो है इन मुद्दों को लेकर आज के इस मीटिंग में चर्चा हुई। जैसे कि आपने कहा कि पार्लियामेंट में कुछ ऐसे विधेयक पास हो गए हैं जो आप लोगों के पक्ष में नहीं है, पर पार्लियामेंट में आपके भी लोग मौजूद हैं, क्या वे आपकी पक्ष नहीं रखते हैं वहाँ पे? क्या लगता है आपको? पार्लियामेंट में दरअसल आपके पक्ष जो बोल रहे हैं, भारत में आज तक पार्लियामेंट के अंदर पक्ष निर्माण ही नहीं हुआ। अगर पक्ष होता, दूसरा पक्ष होता, अपोजिशन होता, विपक्ष होता, तो आज भारत के संविधान के अंदर 400 से अधिक संशोधन या तब्दीली नहीं होते। और आज के तारीख में जिनको आप विपक्ष मान रहे हो, एक ही सिक्के के वो 2 पहलू हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर प्रेशर ग्रुप का होना ज़रूरी होता है, दबाव समूह का होना ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर दबाव समूह ना हो, प्रेशर ग्रुप ना हो, तो सत्ता में जो आसीन होंगे, बैठे हुए लोग होंगे, वो निरंकुश हो जाएंगे, यानी बेलगाम हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे घुड़सवार के हाथ से अगर घोड़े की लगाम छूट जाए तो घोड़ा बेलगाम हो जाता है, उसी तरह से किसी भी लोकतांत्रिक देश में दबाव समूह का होना ज़रूरी है। इस देश में जो पक्ष और विपक्ष है वो एक ही पक्ष है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि विपक्ष अभी जिस तेजी से दहाड़ रहा है पूरे देश में, वोट चोरी का मामला उठाया है, विपक्ष का जो जिम्मेदारी है वाखूबी से निभा रहा है। आप इस तरीके से आरोप कैसे लगा सकते हैं? विपक्ष अगर वाखूबी जो जिसको बोल रहे दहाड़ रहा है, बोल रहा है, बाखूबी अगर इस भूमिका को अदा करता है, तो किसी भी कानून को कानूनी दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा से पास हुए कानून को राज्यसभा में 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास होना निहायत ज़रूरी है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर 2014 के बाद जितने भी कानून बने, बीजेपी को राज्यसभा के अंदर अभी 20 दिन पहले 100 राज्यसभा सांसद सदस्य से उनकी ज़्यादा संख्या पहली बार हुई है। 100 से ज़्यादा पहली बार राज्यसभा सांसद बीजेपी के राज्यसभा में हुए। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियों के ही ज़्यादातर राज्यसभा सांसद रहे। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि 370 का कानून लोकसभा में पास हुआ, बात समझ में आती है, राज्यसभा में कैसे पास हो गया? किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लोकसभा में पास करा लिया बीजेपी ने, बात समझ में आती है, राज्यसभा में कैसे पास हो गए? आईपीसी के साथ छेड़छाड़ का कानून लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में किसकी वजह से पास हुआ? सीए एनआरसी भी इसका एक एग्जाम्पल है। और 11 राज्यसभा सांसद मौजूद नहीं थे, जो आज जिनको आप दहाड़ने की बात कर रहे हो वही लोग थे। तो इस देश में
जो हिडन लोग हैं, जिन्हें आप विपक्ष मान रहे हैं, अपोजिशन मान रहे हैं, दरअसल वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि नुरा कुश्ती कर रहे हैं। वो आज ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के समाज के मुद्दों पे टीवी और अखबार में लड़ रहे हैं, हकीकत में नहीं लड़ रहे हैं। जहां पार्लियामेंट में मौजूद होकर जो संविधान के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, वोटिंग करना चाहिए बल्कि वॉकआउट करते हैं। तो वॉकआउट करना भी समर्थन है, आज उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। मतांतरण पे कानून बनाया जाना, उस पर क्यों नहीं अपोज किया कि इस भारत के किसी भी नागरिक की उम्र, संविधान के अंदर प्रोविजन है, किसी भी भारत के नागरिक की उम्र अगर 18 साल की हो गई, वो वयस्क हो गया, तो किसी भी रिलीजन को, उस रिलीजन की आइडियोलॉजी को, उस रिलीजन पे फेथ कर सकता है। ये उसका मौलिक अधिकार है। भले ही मेरे घर में कोई बच्चा पैदा हो, आज मुसलमान हो, अगर वो बुद्धिज्म को फॉलो करना चाहता है, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहता है, अगर उसकी उम्र 18 साल हो गई तो मैं उसे रोक नहीं सकता। ये उसका जो है फंडामेंटल राइट है, भारत के संविधान ने उसे अधिकार दिया है। और उस पर कानून बनाना, तो मेरा मानना है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाबंदी लगाना है, अभिव्यक्ति के आज़ादी पे पाबंदी लगाना है। तो इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? विपक्ष बोल रहा है आज लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाला तंत्र इस देश में ईवीएम है। अपोजिशन के लोगों के मुंह में ईवीएम के मुद्दे पे दही जम जाती है। वो एसआईआर की बात करते हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है इस बात की बात करते हैं, लेकिन होलसेल जो वोट का अधिकार है और जिस मशीन पे वोटर वोट डालता है, उस मशीन के जरिए होलसेल डाका डाला जा रहा है। उस मशीन का विरोध करते हुए अपोजिशन का जो पप्पू घूम रहा है, वो कहीं विरोध करता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि ईवीएम की मां कांग्रेस है, आरएसएस की मां कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस की बुनियाद डालने वाला आदमी डॉक्टर केशवराम बलीराम एडगवार कोई और नहीं था, कांग्रेस के विदर्भ प्रांत का पदाधिकारी था। इसलिए कांग्रेस ही आरएसएस की मां है। अगर ऐसी होती तो तमाम हमने कई कवरेज करने के लिए जसपुर क्षेत्र में गए हैं। इस क्षेत्र के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं आरएसएस को गाली देते हुए नहीं दिखते, लेकिन कुनकुरी के जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं वे भी गाली देते दिख रहे हैं। अभी मैंने जसपुर में कवरेज किया था, कैंडल मार्च जो निकली हुई थी वोट चोरी के मामले में, मैंने पूछा उनको, क्योंकि इस बार 15 अगस्त को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आरएसएस की जो तारीफ की थी, उसी पर मैंने उनको क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने उनको गाली दिया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी जो है आरएसएस से निकली हुई शाखा है, या फिर कांग्रेस से निकली हुई आरएसएस एक शाखा है, ये कैसे हो सकती है? देश की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए पहला कुठाराघात नाथूराम गोडसे ने किया, हिंसक घटनाओं का सहारा लिया। 1948 में होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल्यवासी थे, उन्होंने आरएसएस को बैन किया, कांग्रेस ने नहीं बैन किया। कांग्रेस की गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर थे, उन्होंने पाबंदी किया। अगर कांग्रेस आरएसएस की मां नहीं होती तो कांग्रेस पे, आरएसएस पे लगाया गया बैन कांग्रेस ने क्यों हटाया? कांग्रेस के गवर्नमेंट में आरएसएस पर लगाया गया बैन हटाया गया। तो इस बात का दस्तावेजी सबूत है कि कांग्रेस ही आरएसएस की मां है। प्रणब मुखर्जी हाफ चड्डी पहनकर आरएसएस की शाखा में जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आरएसएस की शाखा में जाते रहे, उसके दस्तावेजी सबूत है। तो इस देश में ये नुरा कुश्ती लड़ रहे हैं और एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं है। समाज के अंदर गुमराह करने के लिए और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के अंदर नया कोई पॉलिटिकल संगठन बहुजनों का ना खड़ा हो राष्ट्रीय स्तर पे, और देश की संसद के अंदर अपोजिशन में ना बैठे, पोजीशन में ना बैठे, इसलिए इस देश में बाइपोलर सिस्टम काम कर रहा है, पक्ष भी उनका विपक्ष भी उनका। सर, इस विषय पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ पे आए हैं और काफ़ी मुस्लिम जो संख्या है, कांग्रेस की वोट है, वोट बैंक है, आप मुस्लिम मोर्चा का आप जो है राष्ट्रीय प्रभारी हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप कांग्रेस की वोट बैंक को बांटने के लिए इस जगह पे आए हैं अंबिकापुर क्षेत्र में? कांग्रेस के बधुआ मजदूर न मुसलमान हैं, न ओबीसी के लोग हैं, न एससी लोग हैं, न आदिवासी लोग हैं। और यहाँ कांग्रेस के वोट बैंक को बांटने या ना बांटने का सवाल नहीं है। जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के मुद्दों और एजेंडों के साथ खड़ा है, मुसलमान भारत का उसके साथ खड़ा होगा। जो लोग इस देश में, कांग्रेस के लोग, जिन गुलाम भारत में मुसलमानों की 33% सरकारी नौकरियों में भागीदारी थी,
अगर वो मुसलमानों के प्रति वफादार होते, शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी को लेकर अगर चिंतित होते, तो 33 का 34 नहीं होता, लेकिन 32 भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज 2.5% पे किसके सर गवर्नमेंट में आया? 57 साल तक रूलिंग पार्टी रही कांग्रेस, उसकी वजह से आया। 65,000 इस देश में फिरका वाराना हमले हुए, दंगे फसादात हुए, किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इस देश में सन 1983 में गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट किसकी सरकार में आया? कांग्रेस की गवर्नमेंट में आया, सरकार में आया। 2006 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। 2013 में प्रोफेसर अमिताभ कुंडू कमीशन की रिपोर्ट आई, वो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अगर मुसलमानों के हक अधिकार और शासन प्रशासन में नौकरियों में भागीदारी बढ़े, इस बात को लेकर कांग्रेस के लोग वफादार होते, तो सच्चर कमीशन ने 16% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, इस बात का रिकमेंडेशन किया। क्यों नहीं लागू किया? 10 साल तक उसकी गवर्नमेंट रही। आज तो मुसलमानों के तालीमी हालात बेहतर हो, नौकरियों में, शासन प्रशासन में उनकी नुमाइंदगी बढ़े, इस पर तो चर्चा करना ही कांग्रेस के लोग बंद कर दिए। और मुसलमान किस बेस पे वोट दे कांग्रेस को? अभी 2024 का इलेक्शन हुआ, इंडिया गठबंधन, मैं नहीं बोलता, इंडिया गिरोह नाम के संगठन ने चुनाव लड़ा, जिसमें मुसलमानों को कितनी सीटें दिया? आज लोकसभा में सबसे कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 18वीं लोकसभा का जो गठन हुआ, उसमें मात्र 24 सांसद मुस्लिम है। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। अगर इंडिया गठबंधन मुसलमानों की हिमायती है, मुसलमानों की सियासी भागीदारी चाहती है संसद के अंदर, तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीट है, एक भी मुसलमान उन्हें काबिल नहीं मिला जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जा सके। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में एक भी सीट ऐसी नहीं थी जो मुस्लिम बहुल हो, जिससे मुसलमानों को टिकट दें कांग्रेस के लोग। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी जिला या कोई लोकसभा की सीट नहीं है जहां एक उम्मीदवार कम से कम मुसलमानों को बनाया जाना चाहिए। बात तो मुसलमानों की करते, मुसलमानों के वोट पर। आज जिस दिन मुसलमानों के अंदर सियासी बेदारी आ जाएगी, उसी दिन भारत में कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो देगी। जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसी विधेयक पास किए जा रहे हैं जो अच्छा नहीं है, लेकिन आपने कहा कि जो 18 वर्ष से ऊपर के है किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। अगर ऐसी विधेयक पास नहीं होती तो धर्मांतरण का मामला नहीं बढ़ जाता देश में? मतांतरण रोकने वाले लोग कौन हैं? आज अगर मुस्लिम बने, सिख बने, बौद्ध बने, लिंगायत बने, क्रिश्चियन बने, तो कहां से निकल के गए? ओबीसी SC ST के लोग गए, क्यों गए? वे तो हिंदू, उसके लिए जिम्मेदार इस देश की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, उसके लिए जाति व्यवस्था जिम्मेदार है, उसके लिए ऊंच नीच, छुआछूत, गैर बराबरी की व्यवस्था है। तो जो इंसान है वो मसावात चाहता है, वो इंसाफ चाहता है, आज़ादी चाहता है, भाईचारा चाहता है, इंसान को इंसान समझा जाए और इंसान का जो हक अधिकार है वो मिले। तो जो लोग इंसानी हक अधिकार के विरोध में थे, सिस्टम पर काबिज थे, उनकी वजह से इस देश में अलग अलग मसावात के मानने वाले धर्मों में लोग गए। असल जिम्मेदार इस देश में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के पोषक लोग हैं। उस चीज़ को हम मानते हैं कि स्वयं से स्वीकार करके अगर कन्वर्ट होता है तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसी बात को अगर फायदा उठाया जाए लालच दे करके या फिर उनको दबा करके, किसी भी धर्म में किसी को लोभ देकर, किसी को धन देकर कन्वर्जन कराना ये गुनाह है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो। अगर वो ऐसा करता है तो खुद ही धर्म विरुद्ध कार्य करता है और ऐसे लोगों को पनिश किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। लोभ देकर, लालच देकर धर्मांतरण का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतांतरण का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। स्वेच्छा के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, इस क्षेत्र में ये उसका संवैधानिक अधिकार है। इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो क्रिश्चियनों के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं, चर्चों पे हमले हो रहे हैं और उनके ऊपर लगातार धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है। इस देश में कांग्रेस बीजेपी की रोजी रोटी ही क्रिश्चियनों को टारगेट करके और मुसलमानों को निशाना बनाकर चल रही है। जिस दिन ये इनको टारगेट करना बंद कर देंगे तो इनकी दुकान कांग्रेस बीजेपी की बंद हो जाएगी, क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण करके तो किसी न किसी मजहब के मानने वाले लोगों को टारगेट करना होगा। तो इस्लाम और मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को टारगेट कर रहे हैं। किनके द्वारा किया जा रहा है? ये इस देश में जो मनुवादी विचारधारा के प्रेरित लोग हैं, उसके जो वाहक लोग हैं, उनके जरिए हो रहा है। आप बोले थे कि ST SC OBC के लोग जो है इन धर्मों में जा रहे हैं, क्रिश्चियन में जा रहे हैं, मुस्लिम में जा रहे हैं, ऐसे आपने कहा।
गए हैं ओबीसी SC ST के लोग। आज जो भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, क्रिश्चियन दिख रहे हैं वो सारे ओबीसी SC ST से निकल कर गए हैं तो फिर और भारत के मूल्यवासी हैं। तो जो धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं वो कौन लोग हैं? तो ST SC OBC ही तो कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर धर्मांतरण का जो आरोप लगा रहे हैं कौन लोग हैं? जुल्म करने वाले लोगों का, जुल्म सहने वाले लोगों का रिश्ता एक नहीं हो सकता। शोषित लोगों का और शोषण करने वाले लोगों का रिश्ता एक नहीं हो सकता। गुलाम बनाने वाले लोगों का और गुलामी करने वाले लोगों का रास्ता एक नहीं हो सकता। तो भारत में ऐसे जो सोच के लोग हैं, फिक्र के लोग हैं, मानसिकता के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, जो इंसानों में विभाजन कर रहे हैं, जाति व्यवस्था बनाकर हजारों जाति के टुकड़ों में बांटने वाले लोग हैं, जिनका भारत के मिट्टी के साथ कोई वास्ता नहीं है। अब तो 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया के DNA रिसर्च ने भी इस बात को साबित कर दिया कि कौन भारतीय है और कौन भारतीय नहीं है। तो इस बात के तमाम ऐसे दलील मौजूद हैं और DNA से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। आगे की आप लोगों की क्या योजना है? आगे की योजना, ये जो हकीकत है ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोगों को समाजी एतबार पे बेदार किया जाए, यानी सोशल अवेयर किया जाए, सोशली अवेयर किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली अवेयर किया जाए। संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागृत करना हमारा मकसद है और समाज में सभी तरह की ऊंच नीच, जातिपात, छुआछूत की व्यवस्था, गैर बराबरी की व्यवस्था खत्म हो। इसके लिए हम लोगों का ये मकसद है और इस मकसद को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र के मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस क्षेत्र के मुसलमानों को जुल्म और नाइंसाफ़ी की मानसिकता के लोगों का साथ छोड़कर इस देश में मसावात, इत्तेहाद, इंसाफ और भाईचारे पे काम करने वाले लोगों का और मजलूमों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, जालिमों का साथ देने के बजाय। जिन लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं लगातार, आज भी रायपुर क्षेत्र में कबीरपंथियों के ऊपर हमले हुए, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कबीरपंथ का आंदोलन किस व्यवस्था के खिलाफ था और हमले को कौन लोग कर रहे हैं? तो जो कबीरपंथ का आंदोलन था इस देश में, कबीर तो इस देश में जाति व्यवस्था के सिस्टम को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे और उनके दोहे कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक थे। उनके दोहे कल भी वैज्ञानिक थे, आज भी वैज्ञानिक हैं। वो कहा करते कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन में भेद है, पानी सब में एक। DNA जैसा रिसर्च नहीं आया था तब उन्होंने ये बात कही कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति का DNA एक है। ये बातें उन्होंने समझाने की कोशिश की। पर हमले तो आज भी उन पर हो रहे हैं लगातार। तो हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जाति व्यवस्था के खिलाफ कबीर का आंदोलन था, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन था। तो जो जाति व्यवस्था जिंदा रखना चाहते हैं, गैर बराबरी जिंदा रखना चाहते हैं, तो कबीर पंथ के आंदोलन को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? वो महान संत रविदास के उस बात को कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि जाति जाति में जाति है, जाके तन के पात, मनुष्य जाति तब तक ना जुड़े जब तक जात न जाए। तो जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और शायद इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया, इसी वजह से उनकी हत्या हुई। शायद इसी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया, इसके लिए उनकी हत्या हुई, क्योंकि उन्होंने उनके सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। और आज उसी मानसिकता के प्रेरित लोग थे जो कबीर के जान के दुश्मन थे, महान संत रविदास की हत्या करने वाले लोग थे। आज उनकी औलादें कबीर पंथ का विरोध कर रही हैं, रविदास के आंदोलन का विरोध कर रही है, फूले साहू अम्बेडकर के आंदोलन का विरोध कर रही है। सॉल्यूशन क्या है उन लोगों को, क्योंकि ऐसे में तो लगातार उनके ऊपर हमले होते रहेंगे? सॉल्यूशन फूले साहू अम्बेडकर, माँ फातिमा शेख का और महान संत रविदास का विचार है और उस विचारधारा का 6.5 लाख गांवों में प्रचार प्रसार भारत के ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग करेंगे तो इस बीमारी से, इस समस्या से परमानेंट वो मुक्त हो जाएंगे। और वो जो मुस्लिम लोगों का वहाँ नागपुर में कार्यक्रम है उसका एक बार बोल दीजिए। और इस माध्यम से और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 28 सितंबर 2025 को नागपुर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें तमाम मुस्लिम साथी और मुस्लिम दानिश्वरान को, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर्स को दावत मैं देता हूं। और ख़ास तौर से सरगुजा संभाग के और अंबिकापुर के जो मुसलमान भाई हैं, छत्तीसगढ़ के जितने मुस्लिम भाई हैं, देश भर के मुस्लिम भाई हैं, बड़े पैमाने पे उसमें शिरकत करें और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर उस अधिवेशन में चर्चा होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे जनाब चांद मोहम्मद जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और इनका दौरा आज अंबिकापुर में था
और तमाम यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनके साथ ST SC के लोग भी यहाँ पे दिखे और काफ़ी संख्या में यहाँ पे इनकी सभा हुई और इन्होंने जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं वो पूरी कारवां इनके ऊपर इनके पीछे आने को लगी है।